पेपर हुआ था 2018 का, राइट। 2018 26 अक्टूबर 2018 का ये पेपर है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आए हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ताकि जो है आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो उसी पे बेस्ड हमारा ये सीरीज़ होगा और ये चूँकि प्रैक्टिस वीडियो है तो इसमें हम लोग थोड़ा स्पीड मेंटेन रखेंगे और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आप खुद से करें और जब क्वेश्चन नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन पे जाएं। पहले ट्राई खुद करें क्वेश्चन को, है ना। पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद जब नहीं होता है तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 39 क्वेश्चन आपके सामने है। 39 क्वेश्चन में क्या कहता है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अपनी गति बढ़ा ले तो अपने गंतव्य पर 4 घंटे कम में पहुँचता है। तो प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप अप्रोच करें ऑप्शन से, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग नो लेते हैं क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई, यानी कि वास्तव इसकी चाल पूछ रहा है। तो अगर हम वास्तव नो को मान ले तो उसने कहा है 3 उसने बढ़ाई है यानी कि 12, ठीक, यानी कि पहले इतनी रही होगी फिर उसने 12 कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस तो अभी भी सेम है। डिस्टेंस कितना है? 240 है। अब डिस्टेंस 240 है तो आप डिवाइड करके देखिए, 9 को डिवाइड करेंगे 240 से, 240 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो आप देखेंगे तो डेसिमल में आएगा। लेकिन उसने कहा है कि 4 घंटे पूरे 4 घंटे जो है कम लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में मान लीजिए हम 10 को ले लें और उसके बाद 3 बढ़ा दिया यानी कि 13, अब फिर से 240 को डिवाइड करेंगे। अच्छा हम 240 से डिवाइड करके क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीड इक्वल टू होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है? हमारा टाइम निकल जाता है। तो हम लोग टाइम देख रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि 4 घंटे कम समय लेता है। अब अगर हम 240 को डिवाइड करें 10 से तो आप देखेंगे कितना आएगा, तो आप देखेंगे कि 24 घंटे आएगा लगभग, है ना। 240 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना अंतर आएगा इसमें, कितना घंटे आएंगे? तो आपके 24 घंटे आएंगे। लेकिन जब आप 13 से डिवाइड करेंगे इसको तो फिर से वो डेसिमल वाला चक्कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करें जरा, तो देखिए 12 पहले थी उसके बाद 15 हो गई, राइट। तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस अभी भी सेम है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 घंटे आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 घंटे के लगभग आपके पास आएगा। चेक करके देख लीजिएगा। तो आप देखें 20 घंटे पहले लगते थे, अब लगते हैं 16 घंटे जब उसने 3 अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो कितने का डिफरेंस आ गया है? 4 घंटे का, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 में उसने बात कही है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में इतना चलती है 135 किलोमीटर और धारा के विपरीत 4 घंटे में इतना चलती है। 2 चाल इसके दे रखी है, एक स्थिर और एक धारा के विपरीत। देखिए स्थिर जल में जब भी चाल दी जाती है तो उसकी वास्तविक चाल होती है, यानी कि उसकी जो वास्तविक चाल है, कौन सी वास्तविक चाल है ना, जो उसकी वास्तविक चाल है वो कैसे निकलेगी? सिंपल है, आप 135 को डिवाइड कर दीजिए कितने से? 7.5 से, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 से कट जाना चाहिए, है ना। 15 6 90 होता है, 15 7 105 होता है, 15 8 120, 15 9 135 होता है, यानी कि ऊपर कितना आएगा आपका? 90। और ये कितना आएगा? 15 5 75। और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, पर आवर। ये आ गया, ये उसकी वास्तविक चाल आ गई। अब धारा के विपरीत, भाई धारा के विपरीत उसने दिया हुआ है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर हम बात करेंगे तो कितना दे रखा है? 48 किलोमीटर डिवाइड बाय 4, यानी कि आपका हो जाएगा ये 12। तो आप देखिए ध्यान से, नॉर्मल चाल इसकी 18 है और धारा के विरुद्ध 12 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? देखो 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करें। 41 क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है, ठीक है। और बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको ट्राई कीजिए पहले पॉज करके क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अपने को बोर्ड मास फॉलो करना होता है ना। बोर्ड मास का मतलब समझते हैं आप, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो देखिए ये बड़ी इक्वेशन है आपके सामने लिखी हुई है। तो आप एक काम करें, जो ब्रैकेट वाला, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 72, ठीक है, डिवाइड बाय 38, राइट, माइनस ये छोटा ब्रैकेट है आपका 30, माइनस ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, ये आपका है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो देखिए 31 माइनस कितना है? 31 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, यही है। तो पहले से सॉल्व करें, पहले डिवाइड होगा इसके हिसाब से, तो 15 चौक 60 होता है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 गुना 5 होगा, और उसके बाद माइनस 31 होगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। 15 बचे 75 होता है, 75 में से आप माइनस करेंगे कितना? 75 में से माइनस करेंगे 31, तो कितना आएगा? 4 और 4, ठीक है। 75 में से 15 बचे 75 होते हैं, 31 माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस का 44 आएगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करके माइनस का 44,
माइनस का 44 जब आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा फिर ये, यानी कि 30 + 44 कितना हो जाएगा 74। 74 में से माइनस 74 माइनस का हो जाएगा, और 38 इसमें से हम घटाएंगे क्योंकि 38 प्लस का है, तो कितना होगा 6, और 6 में 3 गए 3, ठीक है, 36 आ गया, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 36 है। अब 72 डिवाइड बाई, सारा सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है, तो माइनस का 36 होगा यहाँ पर, आंसर कितना आएगा -2, विच इज़ आंसर, और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए, ठीक है। तो 41 का आंसर क्या हो गया, ए। आगे चलते हैं 42 देखिए, 42 क्वेश्चन भी सेम है, एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर मार लीजिए कीजिए कि ऑप्शन में देखिए 125 तो सब में आ रहा है, बस लास्ट की 4 डिजिट चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 113 लिखा हुआ है, 113 के बाद आप ऐसे डॉट लगा के जीरो लगा सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना 113 को, उसमें 4 जीरो बढ़ा लो आगे, क्योंकि 4 डिजिट मैक्सिमम जा रही है आगे तक। आप देखें अगला है 11.3, तो 11 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 लिखिए, क्योंकि ऑप्शन देख के हम लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो ऑप्शन में तो शुरू के 3 डिजिट तो सेम ही है, तो अपने को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 13 है, डेसिमल के बाद 2 जीरो बढ़ा लीजिए, उसके बाद 0.113 है, उसके बाद 1 जीरो बढ़ा लीजिए, और उसके बाद 0113 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा कितना 3 4, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, तो कितना है 5543 डेसिमल के बाद आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। आंसर ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि 7/16 और 7/48 में से कौन सा जो है आपको अंतर बताना है, मतलब है ना, इसमें अंतर बताना है, तो और भी आसान हो गया। तो सिंपल है, अंतर बताना है तो 7 जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, पहले ऊपर से 7 कॉमन आ जाएगा, नीचे 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1/3 आ जाएगा, सॉल्व करें तो 2/3 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 7/16 हो जाएगा, ये 2 से आपका कट जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा 7/24, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसा है जिसमें आपको 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या निकालनी है। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले क्या कीजिए 16, 24 और 28, ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा उससे चेक करेंगे डिजिट ऑप्शंस को, ऑप्शन ए कट रहा है, ऑप्शन बी पूरा कट रहा है, या सी कट रहा है, या डी कट रहा है, ठीक है ना। या तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए डिविजिबल रूल क्या होता है। आप देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक। 24 को क्या लिख सकते हैं 4 × 6, और 28 को क्या लिख सकते हैं 4 × 7, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम भी लेते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, तो आप एक काम करें, इसको ना 24 से कटने के लिए 8 या 24 होता है ना, 8 या 24 होता है, इसको एक काम करें 8 में तोड़ लें इसको, 8 × 2, और ये हो जाएगा 8 × 3, और हो जाएगा आपका 4 × 7, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू 8 से डिवाइड हो जाएगी वो 4 से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो जैसे हम 4 को नहीं चेक करेंगे, अब 4 को मत कीजिएगा चेक, आप चेक कीजिए 8 को, और 3 को, और 7 को। अब देखिए पहला नंबर देखिए, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर देखिए 7 से, हमें चेक करना है 8 से, 3 से, और 7 से, पूरे से चेक करने की जरूरत नहीं, 8, 3, 7 से चेक करके देख लीजिए, पूरा कर जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको 8 से देखिए, 8 का डिवीजन क्या होता है, 8 का चेक करने के लिए आप लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट की 2 डिजिट देखिए कि 8 से कट रही है, नहीं कट रही है, यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। आगे देखें, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ना, तो पहले ही चेक करो, 9864 चेक करते हैं, 9864, देखिए 8 से कट जाएगा, बिल्कुल लास्ट की 2 डिजिट कट रही है, तो ये 8 से तो कट जाएगा, 3 से टोटल का इनको सम करके देख लीजिएगा, 3 से कटता है तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 8 और 9 कितना होता है 17, और 6 23, 23 और 7 30 होता है, 3 से कट जाएगा। 7 से चेक करें, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, और 7 3 63, ठीक है ना, तो ये 7 से नहीं कट रहा था, बाकी दोनों से कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं एक बार, क्योंकि बड़ी संख्या तो ये है ना 9744, तो 9744, वैसे तो ऑप्शन बी भी बचा हुआ है हमारा, लेकिन वो छोटी संख्या है तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। पहले 8 से चेक करेंगे, ठीक है, तो अच्छा सॉरी 8 को हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट से, है ना, लास्ट के 3 डिजिट से, इसमें ना हम लोगों ने 64 को चेक किया था ना, लास्ट के 2 डिजिट देख लिया था 8 से नहीं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट चेक करो पहले 8 से, 8 3 72, 8 3 24, 8 से कट जाएगा, 3 4 4 8 7 15, 15 और 5 20, और 4 24, 3 से भी कट जाएगा। 7 से चेक करें, 7 एकम 7, 2 बच गया आपका, है ना, 7 या 21, 6 बच गया आपका, 7 3 63, 7 3 14, यानी कि 7 से भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 9744 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविजिबल रूल का हेल्प कर सकते थे, या तो फिर आप सीधा एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 160, 720 और 400 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी वैल्यू बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों दी गई संख्या को पूरा काट दे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें या तो ऑप्शन से चाहिए, या फिर इसका तरीका क्या होता है कि कोई सी भी 2 संख्या लीजिए पहले छोटी, और उसको फिर भागफल मेथड से निकाल लीजिए, और या तो फिर चेक करके देख लीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 160 है, 160 ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है, और 72 नहीं आता 16 के टेबल में, तो ये तो नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो इसका नहीं होगा। एक बार 80 चेक कर लेते हैं, 160 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। 46 क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन में क्या कहता है, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं हो सकती, देखिए
जिनके लास्ट में 4 आए ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, जिनके लास्ट में 6 आए पूर्ण वर्ग हो सकती है, 1 आए पूर्ण वर्ग हो सकता है, 3 जो आता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार खुद ही करके देख लो ना। जैसे 4 है, अब अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आता है ना, हो सकता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लास्ट की डिजिट 6 हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है ना। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें 11 का स्क्वायर तो 121 हो सकता है, यानी कि लास्ट में 1 भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में 3 कभी नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा चाहो तो, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए। अच्छा क्वेश्चन है, ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 46 क्वेश्चन आपका ए हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आसान था, इसमें 264 को तो आपको डिवाइड करना था 31 और 13 में, और छोटे भाग का मान बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, तो 31 और 13, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए पहले, तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इस 44 की वैल्यू क्या दे रखी है, इस 44 की वैल्यू दे रखी है 264, है ना। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 4 छिंग 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। छोटा उसने पूछा है 13 छिंग 78 होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, पिछली बार भी जो पिछला सेट हमने किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था ना, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर सेट में। 48 क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, किसी प्रतिश परीक्षा में जो अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, अधिकतम 650 है, अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 650 का 72% निकालना था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना, ये आपका हो जाएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 13 पंचे 65 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 36 दूनी 72 होता है, 13 छिंग 78, जिसके लास्ट में 8 आएगा वही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चल चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 8 केवल एक ही ऑप्शन में आ रही है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए क्या है, ट्राई कीजिए 49 क्वेश्चन। ये आपका सामान्य ब्याज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो PRT 100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो 990 गुना R कितना दे रखा है 16, राइट, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, और इसको आपको सॉल्व करना है, 100 से डिवाइड करना है, ये आपका 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब 99 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 9 72, ठीक है, एक ही आ रहा है ऑप्शन में, केवल 2, बाकी चेक करना चालू कर लो। 8 9 72 का 2 7 आएगा, 8 9 72 और 7 79, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी 792 रुपये। ठीक है, आगे चेक करें। ऑप्शन नंबर 50 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 में उसने कहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। देखिए कोई भी चीज़ हम 100% मानते हैं, अगर 123% का प्रॉफिट हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसका एसपी कितना होगा 123, और 9% की हानि हुई है इसका मतलब 92%, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 98 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है 5 3 35, और इनके हिसाब से कितना है, इनके हिसाब से 9 to 8 है। ठीक है, तो 35 की वैल्यू 928 है, 35 की वैल्यू कितनी है 928 है, तो आपको निकालना पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 928 डिवाइड बाय 35, ये 7 से कट जाना चाहिए आपका, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, और उसने पूछा है यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रय मूल्य आपको निकालना है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य का मतलब हमने 100 मान रखा ना, तो क्या करेंगे 928 डिवाइड बाय 35 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। तो देखें 5 से काट सकते हैं इसको आप, तो बी हो जाएगा आपका 20 और हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21 1 बचेगा, और 18 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपका जो है डेसिमल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21, ठीक है, 21 के बाद आपका 1 बचेगा, तो 7 दूनी 14, 132 के आसपास आएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, है ना, 2640 के आसपास आंसर आना चाहिए। और हमने चूँकि यहाँ पर डेसिमल में छोड़ा तो 2640 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, 2640 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। इसने राउंड फिगर ही बोला है, तो राउंड फिगर तो इसका 2640 से आंसर आएगा, क्योंकि सॉरी जो बी ऑप्शन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, है ना। विचाराधीन का मतलब होता है राउंड फिगर में। या कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 123 और 9%, ओके सॉरी गलती यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर 9% कहा था ना उसने, तो 9% का तो 91 होगा, सॉरी इसलिए नहीं कट रहा है पूरा ये। तो आपका हो जाएगा 3 में से 1 या 2, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, और 12 में से 9 32 आएगा, 32 की वैल्यू आएगी 928, यानी कि यहाँ पर 32 आएगा। ठीक है, तो सही कर देते हैं, 1 मिनट, यस इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, वो मैंने 92 लिख दिया, 9 माइनस करना था, तो 123, एक तो ये आ जाएगा 123 और एक आ जाएगा 91, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 और 32, यानी कि 32 की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी 928। ठीक है, और 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, नहीं क्रय मूल्य पूछा है, तो 928 डिवाइड बाय 32 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
और 4 पंजे 20 हो जाएगा, पूरा कटेगा आपका ये 4 पंजे 20 और 4 ठे 32, ठीक है। और ये आपका 50 है, तो 5 40 के 0, 4 5 25 4 29, तो आपका आंसर क्या आएगा 2900 रुपये, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर सी होगा। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, सेल्समैन के द्वारा 2 लगातार छूट दी गई हैं, तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अंकित मूल्य पर ही क्या जो है छूट दी जाती है, तो 2100 रुपये है। पहली छूट कितनी है? 20% की, यानी कि इसको 80% पे बेचा गया होगा। उसके बाद 15% की है, यानी कि 85 पे इसको बेचा गया होगा। तो ऐसे कर लो, या तो फिर सॉरी या तो फिर इसको क्या कर लें आप, इसका पहले कंसेक्यूटिव निकाल के, यानी कि लगातार 2 छूट का एक निकाल के समतुल्य बट्टा निकाल के आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 0 हैं, 1 1 2 3 3 0 कट जाएंगे आपकी ये वाली, ठीक, ये सारी आपकी कट जाएंगे। नीचे आपको 1 0 बचेगी केवल। तो आंसर होगा आपका 21 गुना 8 गुना 85 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 5 से काटना चाहो तो काट लो उसको, 17 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यानी कि 21 गुना 68, यही तो होगा। अब 8 कम 8, जिसके लास्ट में 8 आएगा वही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा आपका? 1428। आगे चलें, 52 क्वेश्चन क्या कहता है? सोहेल ने 2250 में कारोबार शुरू किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह के बाद कुछ राशि निवेश की। 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को इतने में बांट लिया, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको एक ही फंडा पकड़ के चलना है। इसका एक ही तरीका होता है कि जिस व्यक्ति ने जितने समय के लिए निवेश किया है उसको जो लाभ मिलता है उसी अनुपात में दिया जाता है। अब देखिए, जो सोहेल है, सोहेल ने जो पैसे लगाए थे 2250 रुपये लगाए थे, और 12 माह तक लगे रहे हैं इसके, ठीक है। और त्रिशला की बात करें तो त्रिशला ने 3 माह के बाद लगाए और 12 माह तक लगे हैं, तो यानी कितने महीने तक लगेंगे इसके अमाउंट? हमें अमाउंट नहीं पता कितना लगा है, एक्स मान लिया इसको, और ये 9 महीने तक लगा है ये। तो जो अनुपात होगा लाभ का वो यही होना चाहिए। तो यानी कि जो अनुपात दे रखा है 25:24 के बराबर होगा। तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाय x × 9 इज इक्वल टू सोहेल का ऊपर रखा जाएगा, यानी कि 25 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखिए 25 निम्मा 225 होता है, तो ये तो आपका हो जाएगा 90, 12 निम्मा 108 होगा, ऊपर आ गया 108, नीचे आ गया आपका 9x इज इक्वल टू ऊपर आएगा आपका 1, नीचे आएगा आपका 24। अब ये 9 से कट जाएगा आपका, है ना, 12 निम्मा 108 होता है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 12 गुना 24, तो 8, 12 चौक 48 का 8 आएगा, 4 12 दूना 24 और 4 28, और 1 0 भी बची हुई है ऊपर, है ना, 2880। अच्छा ये 90 12 मार्क्स, यहाँ पर 0 भी आएगी ना, 0, तो यहाँ पर ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2880। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन जो देखिए, 53 क्वेश्चन में क्या कहता है? 53 क्वेश्चन में कह रहा है जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत इतना है, उमर और श्यामल का इतना है, जबकि श्यामल और जितेंद्र का इतना है। आसान क्वेश्चन है, पहले इनका टोटल निकाल लीजिए। जितेंद्र और उमर का कितना है? 70, तो कुल कितना हो जाएगा? 70 गुना 2 यानी कि 140, ठीक है। उसके बाद उमर और श्यामल का कितना है? 56 है, तो 56 गुना 2 हो जाएगा, है ना, 112। और उसके बाद जबकि श्यामल और जितेंद्र का भी दे रखा है कितना? 78 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा। अब देखिए जे 2 बार है, यू 2 बार है, इन सबको आप जोड़ लें, अगर इधर से जोड़ लें तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जितेंद्र, उमर और श्यामल, और इधर से सबको जोड़ लीजिए। तो देखो सीधा जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 और 1 6, और 6 4 10 की 0, 1 2 3 4, तो 408, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जितेंद्र, उमर और श्यामल का टोटल कितना हमारे पास आ जाएगा? 204। अब उसने पूछा कितना? उमर और श्यामल द्वारा पूछा है, उमर और श्यामल का पूछा है उसने, जितेंद्र, उमर और श्यामल का प्राप्त औसत। अब ये जो हमारा निकला है ये उनका कुल स्कोर आया है, अभी औसत नहीं आया, तो औसत निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। एवरेज निकालने के लिए 204 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 टाइम जाएगा 18, और 2 बचेगा 3 8 24, 68 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे इसको। अब देखिए 15:x समानुपात 5:y, x/y की वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, बाहर वाले से, बाहर वाले की मल्टीप्लाई किससे होती है? बाहर वाले से होती है। तो 15 गुना y इज इक्वल टू 5 गुना x और y का रेशो वो आपसे पूछ रहा है, y को इधर ले जाओ, 15 को इधर रखो, 5 को इधर रखो, तो 5 3 15 और 5 का 5, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है,
ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 55 देखिए क्या कहता है। 1200 रुपये की 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, कई तरह से कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर 10% रेट से भी कर सकते हैं। 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कोई अमाउंट 10 से कितना हो गया होगा 11। 2 साल की बात कर रहा है, 2 बार लिखेंगे, इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा 100, इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका जो है मिश्रधन होगा। ठीक है, मिश्रधन होगा, ये दोनों चीज़ें आपकी लिखी गई होंगी। अब 1200 रुपये के 2 साल के लिए, अब इसने प्रिंसिपल दे रखा है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, इनके हिसाब से 1200 है, तो यानी कि कितने मल्टीप्लाई है 12। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइए कि ब्याज कितना मिला। 100 रुपये मूलधन था, 121 रुपये मिश्रधन, 121 रुपये आपका जो है टोटल अमाउंट है, यानी कि आपका मिश्रधन है, तो 21 रुपये आपका ब्याज होगा। तो 21 की ही वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू तो आई गई 12, तो 21 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 252, आंसर नंबर डी। इस तरह से करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप ना कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ से मूलधन दे रखा था तो मिश्रधन भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, और अगर 2 साल के लिए है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल है तो 3 बार लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, MDH वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। ठीक है ना, MDH वाला फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, आपको बताइए, जिसमें कि हम लोग देखते हैं क्या, MDH अपॉन वर्क, MDH अपॉन वर्क। ठीक, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, इन सब में आपका 1 1 1 2 2 2। ठीक है, अब देखिए 60 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में दीवार को बनाते हैं। दीवार हम एक मान लेते हैं। अब उसने क्या कहा, काम का छठा हिस्सा, यानी कि पूरा होने के बाद काम का छठा हिस्सा पूरा हुआ है, यानी कि 1/6 पूरा हो गया, एक में से तो बचा कितना 5/6। अब काम करना कितना है अपने को, 5/6 को काम करना है, और व्यक्ति भी कम हो गए हैं, 1/4 व्यक्ति चले गए हैं, यानी कि 15 व्यक्ति चले गए हैं इसमें से, तो यानी कि 45 लोग इसको कितने दिन में करेंगे, 45 व्यक्ति इसको कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इक्वेशन भी बन गई और इक्वेशन भी बन गई आपके सामने। अब देखिए 5 इसको काटेंगे तो ये आपका कितना होगा, 5 नहीं 45 होता है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपका 9 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन आएगी आपकी, और 9 चौक 36 होता है, राइट, और 6 धाम 60 होता है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, x = 40। यानी कि जो 5/6 काम है, 5/6 काम जो बचा हुआ काम है, उसको पूरा होने में 40 दिन का टाइम लगेगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग चलें तो इसका आंसर वैसे ठीक है 40 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है 40 दिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 57 देखते हैं। 57 क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्ति है ना 75 दिन का समय लेते हैं, टोटल काम इतना हो गया। 28 व्यक्ति द्वारा 90 दिनों में, 28 ये एक काम है, 28 व्यक्ति ये इनमें से 90 दिन अगर काम करें, ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन MDH वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 7 6 42 होता है, 7 चौक 28 होता है ना, और क्या कर जाएगा आपका, ये आपका 3 से कट जाएगा, 25 या 75, और यहाँ पर आएगा आपका 30। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका क्या आएगा 30। ठीक है, अब देखिए और कुछ कट सकता है, यस, अभी 10 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, और ये आपका 2 आएगा, तो ये इधर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 50, और इधर आपका हो जाएगा 7 × 10 × x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक 1010 आपका ये भी कट जाएगा, और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7/5। कुछ गलती करती कैलकुलेशन में, 42 75 दिन में करते हैं, इसमें कैलकुलेशन में बताइए क्या। देखिए 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, 7 चौक 28, 4 आना चाहिए था भाई। ठीक है, और उसके बाद इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं हम लोग, 42 × 75 / 1 = 28 × 90 / x। ठीक है, तो 7 6 42, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 आ जाएगा, और ये आपका 15 से काट लीजिए इस बार, 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 6 = 90 होता है। ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा आपका, तो 5 4 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा 4/5। ठीक है, चलिए क्या चलते हैं। PCE 4610 दे रखा है, क्वेश्चन 58 देखिए। देखिए BCE में जो रिलेशन है 4610 का, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B का नंबर होता है 2, C का नंबर होता है 3, और A का नंबर होता है 5। इसका सब पर डबल किया गया, देखो 4 6 और 10, यानी कि × 2 किया गया सबके साथ। देखिए जो उसका नंबर है उसको डबल कर दिया गया। K का नंबर क्या होता है, कोडिंग आपको मैंने पहले भी बताया था, ये नंबर आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये 11 होता है,
ये 13 होता है और ये 17 होता है। तो 11 का डबल कितना होगा 22, 13 का डबल कितना होगा 26 और 17 का डबल कितना होगा 34। तो 22, 26, 34 ए ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। आगे चलें 59 देखें। 59 क्वेश्चन में क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य की मतलब जो है भविष्य बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र के थ्रू। वनस्पति शास्त्र से किससे संबंधित है, पौधे से। जो क्या आएगा इसका पौधा, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलें 60 पी। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको तो आपको एक नज़र आएगा बी। पहले मैं पहले वाला लेटर लिख रहा हूँ उसका बी, दूसरे का डी ले लिया, तीसरे का एफ ले लिया और चौथे का एच ले लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 का और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 2, सॉरी ये 2 होगा। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला लेटर क्या आना चाहिए था 10 जी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ई है यानी कि ई, उसके बाद आपका जी है, उसके बाद आई है, उसके बाद के। तो 5, 7, 9 और 11। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि दूसरे लेटर में 2 का डिफरेंस आएगा यानी कि 13। तो जे और एम अगला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आए थे काफ़ी। 61 ए यू ई ओ आई आई ओ ई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए भी और यू भी स्वर हैं, ई भी और ओ भी स्वर हैं, यानी कि आंसर दोनों स्वर होने चाहिए। तो ए तो हो नहीं सकता, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। तो आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा, यानी कि कुछ और भी कॉम्बिनेशन के साथ लगा रखा है। ठीक है, अपने को ये देखना पड़ेगा। तो 21 और 1 22 होता है, 5 और 15 20 होता है, 9 9 18 और 15 और 5 20। ओके, तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड भी हो रखा है आई, तो ओ भी आंसर हो सकता है, सी भी आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे देखें ए से ई में जाएँ तो 4 में प्लस और हाँ ठीक है ये मिल जाएगा आपको। देखिए ए यू ई ओ आई ओ ई। ठीक है, ए से इसमें गए तो 4 का ऐड हुआ, ई से इसमें गए आई में, ये आई है। ठीक है, ये आई तो प्लस 4 ऐड हुआ है और इसमें से गए तो प्लस 4 का ऐड हुआ है, यानी 15 इसमें 4 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए भाई। तो यानी कि 19 यानी कि एस आएगा, हम लॉजिक गलत लगा रहे थे, एस आना चाहिए था। यू इसमें हम देखें ए और यू में कोई लॉजिक इसमें लग तो रहा नहीं है। अब हम देखते हैं 21 और 15 यानी कि 21 और 15 -6, 15 में से 9 गए -6 और 9 में से क्या घटाएं कि 5 हो जाए, 15 और 9 9 6 15 -6 और ई। तो यहाँ पर आपका आई आ गया है। तो आई के हिसाब से अगर हम देखें इसको, यहाँ पर ई है यानी कि -4 हुआ है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठा, -4 तो -4 अगर हम करें इसमें से तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा एस ए। हाँ ठीक है भाई, इन्होंने ये लॉजिक लगा रखा है इसमें, यहाँ पर 6 का किया, यहाँ पर 6 का किया, फिर -4 का, फिर -4 का लॉजिक दिया इन्होंने। तो उस हिसाब से आंसर इसका ए आना चाहिए, 61 का आंसर। इसका आंसर ए आना चाहिए अगर इस लॉजिक के हिसाब से चलते हैं तो। ठीक है, और कोई लॉजिक इसमें मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आप देख लीजिए अगर आपको लॉजिक नज़र आता है तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो है ए दे रखा है इसके अंदर, तो ए इसी लॉजिक से लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। CFFIIL 62। ठीक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले वाले सेट में भी था, CFFI और IL। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले पद का जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वो अगले पद का पहला बन गया, ये पहला बन गया, यानी कि जो भी स्टार्ट होगा वो एल से स्टार्ट होगा, ये तो बात पक्की हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो 6 3 9 3 12 है ना। तो अगर हम देखें एफ भाई एल या तो आपका आंसर, अच्छा इसमें तो बी और डी दोनों इधर रखा है, तो बी और डी ऑप्शन हो सकता है इसका। ठीक है, तो आंसर इसका बी और डी भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है इसके, और कोई आंसर एल है ही नहीं और किसी में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में ही गलत आया था। 63 12 23 34 और 45, इसमें आपको बताना है अगला पद क्या आएगा। तो 12 यानी में 13 जोड़ा गया, और सॉरी 12 और 10 22 यानी कि 11 जोड़ा गया, इसमें भी 11 जोड़ा गया, इसमें भी 11 जोड़ा गया, तो इसमें भी कितना जोड़ा जाएगा 11, 56 आंसर हो जाएगा सी। 64 देखिए, आसान क्वेश्चन था। 64 क्वेश्चन आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। 151 उसके बाद 7 फिर 181 उसके बाद 10। तो आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का योग ही तो है ये, इन तीनों का योग ही तो आ रहा है ये। 241 के बाद क्या है, इन तीनों का योग 4 2 6 1 7, यानी कि आंसर 7 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आसान से थी ये भी।
65 देखिए, 225, 2289, 2361। ओके, अगला टर्म क्या आएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर आप इसको, तो वैसे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन एक लॉजिक बन सकता है और वही है भी मुझे लगता है इसमें। 225 है, 2289 है, 2361 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 का स्क्वायर होता है, अगर इसको ध्यान से देखें तो 17 का स्क्वायर होता है, और इसको देखें तो ये 19 का होता है। तो 15, 17, 19, उसके बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए? 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 आना चाहिए, और 2 सबके साथ लगा ही रखा है इन्होंने। तो आंसर क्या आएगा? 2400, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 315, 317, 322, 329 और 340। तो 15 और 17 में 2 का डिफरेंस, 315 और 317 में 2 का डिफरेंस आ गया। 17 में और 322 में 5 का डिफरेंस है। 322 और 329 में 7 का डिफरेंस है, और 29 में 340 में 11 का डिफरेंस है। तो 2, 5, 7, 11, अगला क्या होगा? 13 का डिफरेंस आएगा। तो 340 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 35, 353 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान सीरीज़ दे रखी थी इस सेट में। चलिए, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा। अब देखिए, दक्षिण पूर्व, पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर हम ईस्ट इधर लेते हैं तो वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इसके लेफ्ट में होता है, साउथ इधर होता है। वो खड़ा किस साइड में? दक्षिण पूर्व, यानी कि इस साइड खड़ा है, यानी कि डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह, इस जगह पर है इस समय। ठीक है, अब वो कह रहा है 45 डिग्री घुमाना है इसको, और वो भी घड़ी की सुई। घड़ी की सुई क्या चलती है? ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड में आ जाएगा। मैं इसको पेन दूसरा ले लेता हूँ। यानी कि 45 डिग्री घुमाने के बाद, 45 डिग्री मैंने घुमाया, तो अब उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, पहले ये थी, अब डायरेक्शन होगी 45 जब उसका वो घुमा दिया। फिर उसने 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई में। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आप ऐसे क्या कीजिए, अगर क्लॉकवाइज घुमाया गया है, अगला पढ़ें, वो भी क्लॉकवाइज है, तो उठा के दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 180 और 45 को जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस कर देंगे। अगर एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम कहें 180 पहले क्लॉकवाइज घुमाया गया और 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर माइनस कर देते हैं। जो बचता है फिर उसको जो ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग घुमा देते हैं। अब देखो, दोनों में इसमें घड़ी की दिशा, सुई की दिशा और सुई की दिशा में ही इसको घुमाया गया है, यानी कि 180 और 45 को एक साथ पहले जोड़ लीजिए, तो 5 ये आ जाएगा 225, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये थी ना, तो आपको 225 घुमाना है इसको इस डायरेक्शन में। तो देखिए, जब आप इसकी प्लान को पूरा कर देंगे तो 180 तो यहाँ तो हो जाएगा। ठीक है, 180 में आपको 45 को जोड़ना है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा वो, नॉर्थ डायरेक्शन में। आंसर क्या आएगा इसका? नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज हो तो प्लस कर दें, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों को माइनस कर दें, और घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जो इन दोनों में ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में घुमा दिया जाता है उसको। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 67, 69 क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कथन दे रखा है, तर्क दे रखा है। क्या सरकार को दालों के निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो तर्क देखते हैं। हाँ में क्या तर्क दिया है? इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, पहला तर्क माना जा सकता है, अगर ध्यान से देखें आप तो, क्योंकि इसने ये बोला कि अगर हम एक्सपोर्ट किसी चीज़ का बंद कर देते हैं तो एक फ़ायदा तो हो सकता है कि जिस चीज़ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके रेट डाउन हो जाएंगे, ये बात तो है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या दिया उसने? इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। अरे ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक चीज़ का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे क्या एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है? नहीं, तो आंसर इसका ये होना चाहिए। केवल एक तर्क इसमें जो है मजबूत है। 70 क्वेश्चन भी सेम था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ओके, ये तो आपका वो हो गया ना, दूसरी जाति में शादी करना, अंतर्जातीय। हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा? नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सोचना पड़ेगा इसमें आपको। भाई उसने एक आपसे राय पूछी है और 2 ही कंडीशन दी हैं, यस की और नो की, तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है इसके अंदर। अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। तो आप देखें, पहला तर्क इसका ठीक है, दूसरा नहीं करना चाहिए, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो देखिए, अगर हम टेक्निकल रूप से ब्रॉड माइंड होकर सोचें इस बारे में, इस क्वेश्चन के स्पेशली इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि हमें ऑप्शन ए इसमें सटीक बैठता है। बी में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर आप पाएंगे क्वेश्चन में इसने सीधा एक बात बोली, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। देखिए, इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो सकता है। वैसे डिस्प्यूट इसलिए हो सकता है कि अगर हम इसको
एक ब्रॉड वे में देखें तो यस ए इसका आंसर होना चाहिए केवल। क्यों? क्योंकि वाकई में इससे जो हमारी कास्ट सिस्टम में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आंसर जो इसमें माना गया है वो आंसर बी को माना गया है, जो कि है तर्क नंबर 2। तो अगर हम कमीशन के हिसाब से चलें तो इसका आंसर बी है। अदरवाइज़ अगर इसमें व्यक्तिगत राय मेरी पूछी जाए तो ए इसका आंसर ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन बना ही रहेगा आपके पास। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाज़ार का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 71 क्वेश्चन आपसे कहता है खेती का जो संबंध मानसून से है, यानी कि अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि मानसून का खेती में क्या रोल है। मानसून के ऊपर खेती निर्भर करती है, बिल्कुल करती है ना। बाजार किसके ऊपर डिपेंड होता है? मूल्य पर, छूट पर, अर्थव्यवस्था नहीं। अर्थव्यवस्था तो नहीं होगा, बाजार मूल्य पर भी होता है। लेकिन मेनली जो बाजार का रिलेशन होता है, मार्केट का जो रिलेशन माना जाता है वो डिमांड। आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो मार्केट जो होती है वो डिमांड पर चलती है। तो इसका आंसर उस हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। 72 क्वेश्चन देखिए। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दवा डिस्पेंसरी, दवा का संबंध डिस्पेंसरी से बंदूक का संबंध क्या है? देखिए, दवा को डिस्पेंसरी में रखा जाता है, बंदूक को शस्त्रागार में रखा जाता है। आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन का ठीक होगा। आगे चलते हैं। 73 व्रत का चाप से वही संबंध है। व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का। ओके, दरवाजे से, खिड़की से, कमरे से। ओके, व्रत का चाप। देखिए चाप क्या होता है? चाप होता है ये, जैसे मान लीजिए कोई व्रत है तो ये इसका चाप हो गया। यानी चाप जो होता है वो व्रत का एक भाग होता है। ठीक है, और उस हिसाब से देखें तो घर का जो मेन भाग होता है वो कमरा होता है, क्योंकि कमरे से मिलकर ही तो घर बनता है। भाई अगर 4 कमरे होंगे तभी तो कहते हैं, अगर 2 रूम है तभी तो कहते हैं 2 रूम फ्लैट, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, 2 रूम फ्लैट। तो रूम से मिलकर ही आपका फ्लैट बनता है, यानी कि घर बनता है। उस हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए। 73 का आंसर डी आपका होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 74 क्वेश्चन है, शर्ट, पैंट, ताला, चाबी। ये तो सीधा सीधा बन रहा है। डी, पैंट का संबंध जो शर्ट से है, ताले का संबंध चाबी से है। आगे देखिए 75 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। ई, एफ और जी, इसका रिलेशन दे रखा है 7, 8 और 9। ई का होता है 5, ये है 7, ये है 6 और ये है 8, ये है 7, ये है 9। तो 5 से 7 हुआ, इनके +2 हुआ, इसमें +2 हुआ और इसमें +2 हुआ। आसान है फिर तो, है ना। तो आपको क्या बताना है? ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू। ओ में 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आएगा। 16 होता है, 2 जोड़ेंगे 18 आएगा। 17 होता है, 19 आएगा। तो 17, 18, 19 का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सीरीज़ का, इस सेट का। EV 27, EV का रिलेशन 27 से दे रखा है। तो जे क्यू का, तो पहले तो आप समझिए 27 कैसे आएगा भाई। देखिए 22 और 5 जोड़ा है सीधा सीधा, इसमें 27 आ गया। जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, कितना हो जाएगा? 27 का आंसर भी 27 ही आएगा, यानी कि सी का ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की सीरीज़ के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और मिलते हैं जल्दी इसके 3rd पार्ट में, जिसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा भाग 3, जिसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। वो भी 38 क्वेश्चन ही हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।